Morning, dear students. Today is 20th of April. The day is Monday. I am Bharati Das, the teacher of Social Science of 10th class. Let's recall the first chapter of history, the rise of nationalism in Europe. The chapter 1 is starting from a figure. Okay, so figure is basically showing the European view of Frederick Soriot. So who was Frederick Soriot? He was a French painter. He created 4 paintings. The first one is given to us. All the paintings are created in 1848. Okay, according to him, the society become democratic and social republic. Utopian view was, the definition of utopian view right side में दी गई है बेटा. क्या बोला है इन्होंने? A vision of society that is so ideal that it is unlikely to actually exist. क्यों ऐसा कहा गया कि ऐसी सोसाइटी कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती? Because earlier all the societies were ruled by एब्सोल्यूटिस्ट पावर इन्होंने मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहा है. अ गवर्नमेंट दैट हैज नो रिस्ट्रेंट ऑन इट, जिसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होती. द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिक्चर इज गिवन बिलो. स्टार्ट होता है हमारा पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. मीन्स दे आर शोइंग देयर रिस्पेक्ट टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. लिबर्टी बेसिकली क्या है बेटा? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसको हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया है, उसको पर्सनोफाइड कर दिया है. सो इस डिस्क्रिप्शन को आपने थॉरोली पढ़ना है. मैं आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे रही हूँ बेटा, किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं. First is, which country is identifiable by the revolutionary tricolor? Okay, if you thoroughly read this particular paragraph, then you can easily answer France. And the second question is written down. Christ, saints and angels gaze upon the scene. Why they have been used by the artist? And you can easily find the answer. To symbolize fraternity among the nation of the world. Now come to the next page of the chapter, that is page number 4. Second paragraph beta. It is giving us information that earlier in Europe there were multi-dynastic states and nation state की formation के लिए लोग struggle कर रहे थे. तो हमें यहाँ से एक ही क्वेश्चन जनरेट होगा बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी-डायनेस्टिक स्टेट्स एंड अ नेशन स्टेट. तो आपने क्या रिस्पॉन्स देना है? मल्टी-डायनेस्टिक स्टेट्स हैव नो डेफिनेट टेरिटरीज और बाउंड्रीज. Nation state has definite territories or its boundaries are fixed. Now come to the next, ये right side में बेटा पैराग्राफ देखेंगे. यहाँ पे अर्नेस्ट रेनान, he was a French philosopher. He gave a lecture in University of Sorbonne in 1882. लेक्चर का हमारा टॉपिक था व्हाट इज द नेशन. ये लेक्चर बहुत ज्यादा फेमस हुआ, बाद में इसको पब्लिश भी करवाया गया. ठीक है. सो इसके अंदर क्या है, एक हाईलाइटेड वर्ड आ रहा है आपको, प्लेबिसाइट. इसका मीनिंग होता है अ डायरेक्ट वोट. आपको पता होना चाहिए कि लास्ट सेशन से आपको 8 मार्क्स के पैराग्राफ्स आते हैं बोर्ड में. दैट मीन्स एक 3 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का पैराग्राफ आपको बोर्ड में जरूर मिलेगा. सो फॉर दैट पर्पज दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 5 इन योर बुक. ओके, सो बेटा जो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है ये भी आपको याद रखनी है, बिकॉज क्या होता है कई बार यहाँ से आपको जो है वो बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स बना के दे दिया जाता है. ओके, तो फर्स्ट लाइन इज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन केम विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789. ठीक है, जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया कई बार वहां पर ब्लैंक मिलता है आपको क्या करना है वहां पर फिल करना है. एंड वन मोर क्वेश्चन वी कैन जनरेट फ्रॉम दिस पैराग्राफ, विच पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. So answer is given in the same paragraph. Transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen means जो power थी वो किसके हाथ में आ गई? राजा के हाथ से आम जो common people थे उनके हाथ में power जो थी वो आ गई. The next paragraph is important for subjective type of question. The question we can generate from here: what steps were taken by French revolutionaries to create the feeling of collective identity? In the 4th line, the idea of la patrie मीनिंग क्या होता है? ला पैत्री का द फादरलैंड. जैसे हम अपनी मातृभूमि बुलाते हैं, मीन्स द मदरलैंड. वी कॉल इंडिया एज अवर मदरलैंड. इन्होंने क्या बोला? द फादरलैंड. एंड द पीपल हु यूज्ड टू लिव ऑन दैट फादरलैंड वाज इट्स सिटीजन. और फ्रेंच वर्ड दिया हुआ यहाँ पे इन्होंने ला सितेयन. They select a new French flag of tricolor. Okay,
कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड, सो ईच एंड एवरीथिंग वॉज रिटन हेयर। आपने यहाँ से करके जो लास्ट लाइन है, regional dialects were discouraged and French became the common language of the people। यहाँ तक आपका पूरा जो है वो कॉमन आइडेंटिटी कैसे फ्रेंच लोग अपने अंदर लेकर आए वो सब आपको बता रहा है। फ्रांस बिकेम अ नेशन स्टेट। ठीक है, अब सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे हम पेज नंबर 5 का बेटा। इसमें लिखा है कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी डिक्लेयर्ड दैट द मिशन ऑफ फ्रांस वाज टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेपोटिज्म। ये चाहते थे कि जो यूरोप की और भी कंट्रीज है वहां पर भी क्या हो जाए, नेशन स्टेट की फॉर्मेशन हो। एंड दे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट कि इनका मिशन, इनका गोल, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, यूरोप की कंट्रीज को डेपोटिज्म से यानी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फ्री करना। फॉर दैट वेरी पर्पज स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास formed Jacobin clubs and their activities created a way for French armies। एंड फ्रेंच आर्मीज ने क्या किया, दे कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। ये फ्रेंच आर्मीज जो थी वो बहुत सारी कंट्रीज में गई। आपको यहाँ पे कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा जो है आप एक बार देखेंगे तो यू कैन स्टैंड वेरी इजीली। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। Now beta come to the paragraph which is given on page number 6. This paragraph is very important because we can generate two questions from here. First one is discuss the main provisions of Civil Code of 1804. Basically it was also known as Napoleonic Code because क्योंकि नेपोलियन ने इम्प्लीमेंट किया था इस कोड को, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इन्हें नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। ये आप बेस लाइन में लिख सकते हैं। 3 पॉइंट्स इसके मेन है बेटा। डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। इसने क्लर्जी और नोबिलिटी के जो प्रिविलेजेस थे उनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। द सेकेंड वन इज एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने सभी क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंड ही ऑल्सो सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति रखने का भी अधिकार सभी को दे दिया गया। वन मोर क्वेश्चन वी कैन जनरेट फ्रॉम हियर, दैट इज नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स रिवोल्यूशनाइज्ड द होल एडमिनिस्ट्रेशन। कमेंट टू आउट द मेन पॉइंट्स फॉर यू पीपल। मैंने मेन पॉइंट्स आप लोगों के लिए निकाले हैं यहाँ पर। जो फर्स्ट है वो आप क्या बना सकते हैं बेटा, उसका आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं इससे। ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। मैंने मेन पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर निकाल दिए, बुलेट पॉइंट्स। ओके, एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम आप आई थिंक आपको पता है फ्यूडल सिस्टम क्या था, जिसमें कुछ क्लासेस दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, इनको टैक्स पे नहीं करने पड़ते थे। इन 9th क्लास यू हैव रेड अबाउट क्लर्जी एंड नोबिलिटी। ओके, सो दोनों ही क्लास क्या थी, इनको टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते थे। तो फ्यूडल सिस्टम उसने क्या किया, रिमूव कर दिया। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेमोरियल ड्यूज। अगर उनके ऊपर कोई टैक्स था, कोई ड्यू था, उसने उनको मतलब उससे फ्री कर दिया। एंड सर्वडम भी उन्हें करने की, अब वो सर्वडम भी नहीं करना उन्हें। सर्वडम क्या था बेटा, फोर्स्ड लेबर विदाउट वेजेस। ओके, द नेक्स्ट वन इज गिल्ड। गिल्ड क्या होती थी, यूनियन ऑफ जो बिजनेसमैन होती है उनको हम गिल्ड कहते हैं। तो अर्लियर बिजनेसमैन गिल्ड नहीं फॉर्म कर सकते थे। ठीक है, तो इसने क्या किया, उनके ऊपर से भी रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो रिमूव कर दी। एंड वन मोर थिंग, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। और क्या किया इसने, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स। अर्लियर जो है अलग अलग एरियाज में अलग अलग वेट करने के और मेजर करने के तरीके होते थे, इसने क्या कर दिया, सबको एक ही फॉर्म में कर दिया। ठीक है, एंड वन मोर थिंग ही डिड, कॉमन नेशनल करेंसी। करेंसी पूरे फ्रांस में क्या चलेगी, एक ही कॉमन करेंसी जो है वो प्रिवेल होगी। कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 7। ओके बेटा, यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बता रखा है कि फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ द लिबर्टी। इन्होंने वेलकम किया था कि ये हमारे लिए क्या लेके आएंगे, लिबर्टी लेके आएंगे। बट इनिशियल एंथुसियाज्म टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी। इनको एट्रोसिटीज का सामना करना पड़ा। फ्रेंच आर्मी की कुछ ड्रॉबैक्स इन्होंने यहाँ पर बताए हुए हैं। यूरोपियन सोसाइटीज की बात हो रही है ऊपर की, मतलब इनको एट्रोसिटीज का सामना करना पड़ा। ओके, सो फ्रेंच आर्मीज के कुछ ड्रॉबैक्स की बात हो रही है, पर्टिकुलरली इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता। ओके, सो आपको फिर भी मालूम होना चाहिए क्या ड्रॉबैक्स थे फ्रेंच आर्मीज के। इन्होंने क्या किया, यूरोपियन सोसाइटीज जहां पर ये गए वहां पे उन्होंने क्या किया, दे इंक्रीज्ड टैक्सेशन एंड सेंसरशिप भी इम्पोज कर दी गई। सेंसरशिप होता है जब न्यूज़पेपर्स में कुछ भी छापने की परमिशन नहीं होती। एंड वन मोर थिंग वाज हैपेंड, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज, यानी जबरदस्ती लोगों को आर्मी में लिया जाने लगा। इसका रीजन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई देयर वाज फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज। तो इसका रीजन बेटा हम क्या देंगे, बिकॉज नेपोलियन वांटेड टू कॉन्कर रेस्ट ऑफ द यूरोप। वो पूरे यूरोप को क्या चाहता था कि वो जीत ले, दैट्स व्हाई फोर्सफुली द कॉमन पीपल थे उनको उसने क्या किया, फ्रेंच आर्मीज में लेना स्टार्ट कर दिया।
Now turn your page. Let's come to the page number 8. So the topic here starting is the making of nationalism in Europe. The topic is starting from a line. If you look at the map of mid 18th century, you will find that there was no nation state. Okay, जैसे हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, the European societies were divided into multi-dynastic states, just like India. सो होल यूरोपियन बेसिकली ये जो आपको पोर्शन है, ये जो पैराग्राफ है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा? द होल यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट किंगडम्स. ओके, rulers had their autonomous territories and the people of different areas speak different languages and dialects. So now what is the reason behind the emergence of nation state and nationalism? तो यहाँ से क्वेश्चन हम जनरेट करेंगे बेटा, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज. इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें मिलेगा. Now once again there is a next paragraph, there is a next topic on page number 8. Okay, the aristocracy and the new middle class. I have told you earlier that you can find one more question here beta. Two questions I have already mentioned here. So एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, what is the difference between aristocracy and peasantry. So it is least important, बहुत कम ही जो है वो ये कभी देखने को मिला है. So basically the two questions we can easily generate from the next paragraph, the aristocracy and the new middle class. The first one is, what were the main features of European aristocracy? So I have mentioned a few key points for you. The first one is European aristocracy was socially and politically a dominant class. Okay, the next one is the members of the society was united by a common way of life. The third one, they owned estate in countryside and also townhouses. Basically you can say that they were landlords. ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके पास क्या होता था बेटा, lands होते थे. They spoke French. The families were connected by ties of marriage. And the next one is they were numerically small in number. They were very less in number. Minutes before we were talking about a question, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, how did the idea of nationalism and nation state emerge? Okay, so this answer you can create from this paragraph, the aristocracy and the new middle class, page number 9, the first paragraph. ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. देखिए बेस लाइन एंड जो आपका इंट्रोडक्शन है वो आपने खुद से देखना है बेटा एक बार. सो द की पॉइंट्स आर रिटन हियर. ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, मिडिल क्लास emerged, as I have already told you this earlier. And the middle class consisted of professionals, industrialists and businessmen. So out of them there were few educated peoples. जो educated peoples थे, इनके आइडियाज बेटा क्या थे? इनके आइडियाज जो थे वो लिबरल आइडियाज थे, और यही क्या चाहते थे कि यूरोप की जितनी भी सोसाइटीज हैं वो क्या हो जाए, यूनाइटेड हो जाए. दैट्स व्हाई द आइडिया ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म emerged. Come to the next page, that is page number 9. Beta, there is a topic given, what did liberal nationalists stand for? Okay, so हम इसके साथ कुछ वर्ड्स ऐड करके, बेसिकली क्या है कि 3 पैराग्राफ्स आर गिवन देयर, देन 3 आर डिस्क्राइबिंग योर डिफरेंट टर्म्स. सो इन बोर्ड एग्जामिनेशन वो एक क्वेश्चन जो है वो जनरेट होता है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिस्ट स्टैंड फॉर इन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक टर्म्स. सो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या मेन जो टर्म्स है, ये क्या क्या स्फीयर्स है जो लिबरल नेशनलिस्ट चाहते थे. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल स्फीयर्स में ये लोग क्या चाहते थे बेटा? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, concept of government by consent, means they want democratic type of government. End of aristocracy and privileged class. There should be no privileged class, यानी किसी के पास भी कुछ खास अधिकार न हो. A constitution and a representative government through parliament. ये था इनका political sphere. Now come to the next one, that is social sphere. What were their demands in social spheres? They wanted to exclude two groups from any right, and the two groups were who were they? The first one was men without property and the second one was women. They considered women as minor group and they were under the authority of their fathers and husbands. Okay, now let's come to the economic sphere. Freedom of markets and abolition of state imposed restriction on the movement of goods and capital. So क्या कौन सी रिस्ट्रिक्शन थी वो जो है बेटा वो नेक्स्ट पेज पे इन्हें हमने क्लैरिफाई किया हुआ है.
कि किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो स्टेट में हमें देखने के लिए मिलती थी। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पेज। नाउ ऑन पेज नंबर 10 एन एग्जाम्पल इज गिवन। जर्मनी का एग्जाम्पल दिया है बेटा कि किस तरीके के ऑब्स्टैकल्स या किस तरीके के स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन जो थे वो लोगों को फेस करने पड़ते थे। सो जर्मनी अर्लियर वाज कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। ईच स्टेट वाज फ्री, independent. Each of them possessed its own currencies and weights. So if a merchant wanted to travel or wanted to sell his goods, उसे क्या करना पड़ता था? ये दो सिटीज के नाम है, ये जर्मनी की सिटीज है, हैम्बर्ग एंड नरमबर्ग। तो उसे क्या करना पड़ेगा? he had to pass through 11 custom barriers and each custom barrier पे से क्या करना पड़ेगा? ड्यूटीज जो है वो यानी टैक्स जो है उसे पे करना पड़ेगा। And as we discussed earlier, each region has its own weights and measures. सबको नापने का तरीका बेटा अलग अलग है। The measure of cloth was the LA. LA word, italic word यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, मालूम होना चाहिए। बेसिकली क्या है ये? यूनिट ऑफ क्लोथ मेजरमेंट। कैसे नापते थे इसमें? एल्बो से लेके फिंगर्स तक जो है वो क्या नापा जाता था? क्लोथ का मेजरमेंट किया जाता था। ईच एंड एवरी पर्सन हैज डिफरेंट, जो सभी का हाथ का साइज है वो डिफरेंट होता है। दैट्स वाई इन ईच रीजन इट स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ। हर एक रीजन में डिफरेंट लेंथ आती थी। सो दीज ऑल द कंडीशंस वर ऑब्स्टेकल इन द इकोनॉमिक एक्सचेंज। सो दैट फॉर दैट पर्पस ये ऑब्स्टेकल्स हटाने के लिए क्या किया गया बेटा? एक ज़ोलिवेरियन ट्रेड यूनियन बनाई गई। इसका डिस्कशन जो है वो आपको नीचे वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है। ऑन पेज नंबर 10 सेकेंड पैराग्राफ, ज़ोलिवेरियन बेटा बताया हुआ है आपको क्या है। सो क्या क्वेश्चन हम यहाँ से जनरेट करेंगे? व्हाट वाज ज़ोलिवेरियन एंड व्हाट डिड इट इम्प्लीमेंट? क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई थी इसकी? ज़ोलिवेरियन वाज अ ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड इन 1834 बाय द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड जॉइंड बाय जर्मन स्टेट्स। प्रूशिया क्या है? अब प्रूशिया भी एक जर्मन की स्टेट है, एम्पायर है, ठीक है। सो जॉइंड बाय अदर जर्मन स्टेट्स ने भी क्या किया? इसको ज्वाइन किया। एंड क्या किया ज़ोलिवेरियन ने? इट एबॉलिश टेरिफ बैरियर्स। जितने भी टेरिफ बैरियर्स थे उस सबको क्या किया इन्होंने? रिमूव कर दिया। एंड वन मोर थिंग इट डिड, reduce the number of currencies from 32. Earlier there were 30 currencies in Germany. 28 currencies remove कर दी गई, only 2 currencies were there. That's why traders को क्या होना स्टार्ट हुआ? बेनिफिट होना स्टार्ट हुआ। तो ज़ोलिवेरियन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। Now there is another topic on the same page, a new conservatism after 1815. You know that 4 countries, यानी 4 societies were responsible for the defeat of Napoleon Bonaparte. So उनका डिस्कशन बेटा अब हम ही करेंगे। फिलहाल जो कंजर्वेटिव आइडिया थे, जो सोसाइटीज थी वाली, इनका क्या बिलीव था? they wanted to establish traditional institution of state and society. For example, earlier there were monarchy, church, clergy पढ़ा है आपने। So ये सबको प्रिजर्व करके रखना चाहते थे। ये मानते थे कि ये सारी चीजें वो सेंचुरी से हमारे ऊपर कंट्रोल किए हुए थी, तो दे शुड बी प्रिजर्व्ड। Now on page number 11, the important topic is given beta. This Vienna Congress is very important for both point of view. So let's discuss. We can generate a question from here. What was the main aim of Vienna Congress of 1815 and discuss its main provisions. ठीक है, तो आंसर्स देखिए बेटा कैसे लिख रहा है आपको। In 1815, representative of European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria. They 4 were responsible for the defeat of Napoleon Bonaparte. They all met at Vienna. This Congress was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich. Duke Metternich याद रखना है बेटा आपने, because इसके 2 स्टेटमेंट आगे आपको आएंगे। What was their main aim basically? Undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. क्या चेंजेस लाए गए फ्रांस में और यूरोप में? The Bourbon dynasty was restored to power, earlier which was dethroned. पावर से इसको रिमूव कर दिया गया था, किंग लुई 16 को बर्बन डायनेस्टी दोबारा से पावर में लाई गई। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. And the territories which came under the control of Napoleon Bonaparte, क्योंकि Napoleon Bonaparte तो हार गया and he was dead. So the territories were divided among these superpowers of the Europe. Come to the next page, page number 12. The revolutionaries. बेटा देखो आप लोगों ने पढ़ा, we have already discussed that conservatives had decided the fortune of the Europe, but कुछ revolutionaries ideas वाले भी थे जो
अपनी यूरोप को यूरोप की जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनको नेशन स्टेट में बदलते हुए देखना चाहते थे, रिपब्लिक सोसाइटीज या रिपब्लिक कंट्री उसको फॉर्म करना चाहते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्कशन इज अबाउट गुसेप मजीनी। गुसेप मजीनी वाज अ रिवॉल्यूशनरी। ओके, तो इनके ऊपर भी एक शॉर्ट नोट हमें बोर्ड में देखने के लिए मिलता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज। I have written key points how you can write a short note on Giuseppe Mazzini. He was Italian revolutionary, born in Genoa in 1807. He became a member of secret society of Carbonari and he sent to exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. At this time he was only of 24 years. He founded two underground societies. One was Young Italy and another one was Young Europe. So मजीनी ने क्या किया बेटा, ये मोनार्की को हमेशा जो है वो मतलब उसको ऑपोजिशन में खड़ा रहा। एंड ही हैड द विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड दिस विजन फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। आई थिंक यू रिमेंबर द कंजर्वेटिव्स हु मेट इन वियना कांग्रेस। ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रियन चांसलर जो थे, इन्होंने एक कमेंट किया गुसेप मजीनी के लिए। He described him as the most dangerous enemy of our social order. Now this is the end of today's class. Beta, I have already discussed few questions with you. So questions आपने करने हैं। जो points मैंने key points दिए हैं उनको remember करते हुए आपने questions करने हैं बेटा। And I am giving you two websites here. इन दो लिंक्स पे जाके अपनी queries को satisfy कर सकते हैं। www.learncbse.in, www.mycbseguide.com. Stay home, stay safe. Good day बच्चे।